सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर रशीद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज तैनात हो गई हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी दे दी है। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज तैनात हो गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जज तैनात हो गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन ने तैनाती की सिफारिश की थी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसम अबर आलूद है। महकमे मौसमियात ने जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में पीर तक बारिशों की पेशगोई भी की है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मतला अबर आलूद है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि जुड़वा शहरों में पीर तक बारिशें हो सकती हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मतला अबर आलूद है। बादल छाए हैं और मौसम खुशगवार है, ताहम सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में पीर तक बारिशें हो सकती हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। इस वक्त बारिशों का नया सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो चुका है। महकमे मौसमियात ने वीकेंड पर अच्छी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई भी की है। आज रात से पीर सुबह के दौरान इस्लामाबाद, मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर इलाकों में बारिश हो सकती है। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रोजीना, बताएगा क्या कहना है महकमे मौसमियात का? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का बताना है कि आज से मुल्क के जो बालाई और वस्ती इलाके हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला एक नया दाखिल हो चुका है। पीर तक बारिशों की पेशगोई की गई है और महकमा मौसमियात का बताना है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे और वीकेंड पर खास तौर पर अच्छी बारिश और बर्फबारी की तवक्को की जा रही है। मलका कौसार, मरी में इस बार भी बहुत अच्छी और शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने। और महकमा मौसमियात ने सयाहों को इस हवाले से खबरदार भी किया है कि अगर वो शदीद बर्फबारी का सुनते हुए अगर मलका कौसार की तरफ रुख करते हैं तो उन्हें इंतहाई सख्त एहतियात बरतने की हिदायत भी की गई है कि वो सफर के दौरान जो है वो मोहतात रहे, अपने साथ जरूरी अशिया जरूर उठाएं, इजाफी गर्म कपड़े उठाने की उनको हिदायत की गई है। क्योंकि वीकेंड खुसूसी तौर पर इस हवाले से बताया जा रहा है कि वीकेंड पर खास तौर पर अच्छी बारिश, अच्छी बर्फबारी होगी और पीर तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया रोजीना अपडेट करने के लिए। तेज हवाओं के बायस सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने के टेंट, कन्नाते, बैनर्स और लाइट्स उड़ गईं। जमात इस्लामी ने धरना बदस्तूर जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि कराची में ताकतवर हवाओं का राज है। जमात इस्लामी के धरने के टेंट, कन्नाते, बैनर्स और लाइट्स उड़ गईं, जबकि जमात इस्लामी ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है उनकी जानिब से। तेज़ हवाओं के बायस सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने के टेंट, कन्नाते, बैनर्स और लाइट्स उड़ गईं, जबकि जमात इस्लामी ने धरना बदस्तूर जारी रखने का ऐलान किया है। कराची में ताकतवर हवाओं का राज है, जबकि जमात इस्लामी के धरने के टेंट, कन्नाते, बैनर्स और लाइट्स उड़ गईं। जमात इस्लामी ने धरना जारी रखने का ऐलान किया है। इसी हवाले से बात करेंगे, इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बताएगा इस धरने के हवाले से। आपका जमात इस्लामी का धरना जो है वो सिंध असम्बली के बाहर 22वें रोज में दाखिल हो गया है। जमात इस्लामी के कारकुनान को आज हवा से मुकाबले का एक नया टास्क मिला है। कारकुनान डटे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तेज हवाओं के बाइस जो है वो तमाम लगाए गए तंबू जो है वो उखड़ गए, टेंट गिर गए, निजाम दरम बरम हो गया। लेकिन कारकुनान ने एक बार फिर पंडाल को सजाया है। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ मौजूद हैं। हाफिज अहमद रहमान ये कहते हैं कि वो हर वक्त हुकूमत से मुज़ाकरात के तैयार हैं। हुकूमत चाहे तो मुज़ाकरात कर ले, वरना वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने मुतालबात की मंजूरी तक इस तेज हवा में भी यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन जब तक मुतालबात नहीं माने जाते वो सिंध असम्बली के बाहर से उठकर नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी के कारकुनान 31 दिसंबर 2021 को सिंध असम्बली के बाहर बैठे थे और आज तक बैठे हुए हैं। और आखिरी बार जो मुज़ाकरात थे वो 17 जनवरी को हुए थे, उसके बाद से डेडलॉक की सूरत हाल है। ठीक है, मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर में अनारकली बम धमाके के 2 मुबैना सहूलतकार पकड़े गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 सहूलतकारों को रावी रोड से हिरासत में लिया। मुबैना सहूलतकारों को CCTV कैमरों की मदद से हिरासत में लिया गया। मुबैना सहूलतकारों को नामालूम मकाम पर
मुंतकिल करके तफ्तीश भी की जा रही है। लाहौर में अनारकली धमाके के 2 मुबैना सहूलतकार पकड़े गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 सहूलतकारों को रावी रोड से हिरासत में लिया, जबकि मुबैना सहूलतकारों को CCTV कैमरों की मदद से हिरासत में लिया गया है। मुबैना सहूलतकारों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही है। आपको बताएं कि लाहौर में अनारकली बम धमाके के 2 मुबैना सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 सहूलतकारों को रावी रोड से हिरासत में लिया, जबकि मुबैना सहूलतकारों को CCTV कैमरों की मदद से हिरासत में लिया गया है। मुबैना सहूलतकारों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके मजीद भी तफ्तीश की जा रही है, जबकि तहकीकाती इदारों की जानिब से मजीद तहकीकात की जा रही हैं इस तमाम तर मामले के हवाले से। जबकि लाहौर में अनारकली बम धमाके के 2 मुबैना सहूलतकारों को पकड़ लिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2 सहूलतकारों को रावी रोड से हिरासत में लिया है। मुबैना सहूलतकारों को CCTV कैमरों की मदद से हिरासत में लिया गया है। मुबैना सहूलतकारों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही है। आपको बताएं कि मुबैना सहूलतकारों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश की जा रही है। ज़राए की जानिब से बताया गया है मुबैना सहूलतकारों को CCTV कैमरों की मदद से हिरासत में लिया गया, जबकि 2 मुबैना सहूलतकार पकड़े गए हैं। मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। अनारकली बम धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। धमाके में गैर मुल्की हाथ मुलविस निकले। तहकीकाती इदारों को ठोस शवाहिद मिल गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन, पान मंडी के दुकानदारों का डेटा जमा होना शुरू हो गया। दहशतगर्द की बारूदी मवाद रखने की वीडियो भी सामने आ गई। सहूलतकार मुबैना दहशतगर्द को बैकअप देते रहे। धमाके के बाद दहशतगर्द उर्दू बाजार की तरफ गए। धमाका होने वाली मोटरसाइकिल और दीगर सामान का जायजा लिया जा रहा है। और वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल का दौरा मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए मुश्किलात खड़ी करने लगा। बुज़दार साहब की आमद से 1 घंटा पहले ही लवाहिकीन का दाखिला बंद कर दिया गया था। मरीजों के अहले खाना बहुत परेशान हैं, कहते हैं अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा और मरीजों की देखभाल भी नहीं करने दी जा रही है। टीके ड्रिपा वगैरह ला रहे ने, फाटों तो हांजी खुले है, कोई अजे तक साडी गौर दवाई नहीं हो रही कि कोई गौर करे। ते सुमान गुलजार साहब का अज इंतजार हो रहा है। सारे बंदे इधर भी कैमरा मारो, सारे बंदे भेड़ बकरियां वांगू बाहर कर दिते गए ने ते सानू मरीज नूं मिलन भी नहीं दिता जा रहा। उन्होंने प्यास लगती पई है, उन्होंने तकलीफ हैगी है, या दा पैंपर चेंज होना है, या दे कपड़े चेंज होने ने, किसी चीज़ वालों सानू इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। वो 2-2.5 घंटे हो गए मैं निकाला हुआ है और ना अंदर जाने दे रहे ना बात सुन रहे। अगर आना है तो आ जाए। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, क्या मुश्किलात दरपेश रहीं यहाँ पर लवाहिकीन को जब वज़ीर आला पंजाब ने दौरा करना था? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो अनारकली में पेश आने वाले वाक़े के बाद जो जख्मी मरीजों की इयादत करनी थी और बज़ाहिर तौर पर वो इयादत करने आए थे, लेकिन ये दौरा जो दीगर जो मरीज और उनके लवाहिकीन थे उनके लिए किसी अजाब से कम ना था। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौरे से 3 घंटे कबल ही जो लवाहिकीन का जो दाखिला है सर्जिकल टावर की जानिब वो ममनू करार दे दिया गया था, जिससे लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और सर्जिकल टावर के अंदर जो धमाके में जख्मी होने वाले मरीज थे उनके अलावा जो दीगर मरीजों का उनका जो इलाज मुआवजा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। और उनके लवाहिकीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार के विजिट से 2 घंटे पहले जो तमाम अस्पताल का अमला है उनको जो धमाके में जख्मी होने वाले मरीज थे वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है कि उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरी उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि ना सिर्फ उनको अंदर आने का इजाजत दी जा रही है, ना उनके मरीजों को पूछा जा रहा। तो बज़ाहिरी तौर पर उनकी जानिब से ये कहना था कि वज़ीर आला का दौरा उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। इससे बेहतर था कि उस्मान बुज़दार जो मेयो अस्पताल का दौरा ही ना करते। जी बहुत शुक्रिया अजमत आवान तफसीलात के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि लाहौर में धमाका बहुत अफसोसनाक है। तालिबान TTP के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे। 20 किलोमीटर की फेंसिंग रह गई है। 2680 किलोमीटर मुकम्मल हो गई है। इसे भी हर सूरत पूरा करेंगे। शेख रशीद ने मौलाना फजल रहमान को बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आने का मशवरा दिया। कहते हैं अगर कोई पुलिस एहलकार बदतमीज़ी करेगा तो उसे सजा देंगे। तालिबान TTP के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे। सिर्फ 20 किलोमीटर की जो है फेंसिंग जो है वो रह गई है। 2680 किलोमीटर पूरा हो चुका है और उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। जो ईरान बॉर्डर है उसमें 200 किलोमीटर रहती है बलूचिस्तान पे, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे सिर्फ 20.3 या 21 किलोमीटर लगा लें। 21 किलोमीटर का का फासला अभी बाकी है। जहां तक वो मुझे कमर बस्ता होने का कह रहे हैं
इंशाअल्लाह ताला कमर बस्ता होने की ज़रूरत नहीं होगी। हज़रत साहब, आपका एहतराम और आपका फजल और रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की ज़रूरत नहीं। आप शौक से आएँ, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएँ। क्यों अपनी एनर्जियों को ज़ाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी ज़ाया कर रहे हैं? अगर कोई पुलिस वाला आपके पंजाब के सेक्रेटरी जिसका आप नाम ले रहे हैं उसके साथ बदअखलाकी में और उसने कोई ज्यादती की हुई, मैं कल ही आपको जवाब दूंगा और करार वाकई उसको सजा दी जाएगी। सानेह मरी पर मिट्टी डालने नहीं देंगे, हुक्मरानों की बेहिसी ने तमाम हदें पार कर लीं। उस्मान बुज़दार सानेह मरी की रिपोर्ट ऐसे ले रहे थे जैसे तीर मार रहे हों। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हुकूमत पर बरस पड़े। एटमी कुव्वत को IMF का गुलाम बनाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मरी का जो सानिया है उसने कौम के दिल छलनी कर दिए। जहाँ पर कौम के दिल छलनी है वहाँ पर हुक्मरानों की बेहिसी ने भी तमाम हदें तोड़ दी। उस्मान बुज़दार सानिया मरी की रिपोर्ट इस तरह ले रहे थे जिस तरह कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। जब लोग पुकार रहे थे कि हमारे प्यारे मर रहे हैं तो वो हेलीकॉप्टर कहाँ था जो रोज आपको बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफर कराता है? बुज़दार साहब, वो हेलीकॉप्टर कहाँ था कि जब लोग कोरोना से और डेंगू से मर रहे थे आप हेलीकॉप्टर के ऊपर डेंगू और कोरोना को तलाश करे थे? वो हेलीकॉप्टर कहाँ था? न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, एटमी कुव्वत है, उसको आज IMF का गुलाम बना दिया गया। सानेह मरी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NDMA के कानून पर अमल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी जिम्मेदारी तो वज़ीर आला पंजाब की थी, कानून पर कभी अमल दरामद ही नहीं हुआ। आइंदा कुछ हुआ तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिम्मेदार होगी। मज़ीद जानेंगे, एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा मज़ीद क्या कहा गया अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने NDMA कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद का हुक्म दिया है और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या हुआ तो उसका जिम्मेदार नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन में शामिल लोग होंगे। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन है उसके सरबराह वज़ीर आज़म हैं, उसके साथ ही अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, चारों वज़राए आला, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, उसमें वज़ीर कम्युनिकेशन भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो दीगर मेंबरान हैं वो भी इस पर शामिल हैं। तो अदालत ने ये वाज़े तौर पर रिमार्क्स दिए हैं और ये भी कहा है कि तहरीरी हुक्म में भी ये लिख दिया जाएगा कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन जो है आइंदा ऐसा कोई वाक़या हुआ तो उसका जिम्मेदार होगा। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कानून है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। जो समाअत थी उसमें अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि बुनियादी जिम्मेदारी वज़ीर आला पंजाब की थी, क्योंकि जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन था उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई और मरी के लिए कोई प्लान भी तश्कील नहीं दिया गया। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि क्या मरी के लिए कोई प्लान मुरतब किया गया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये बताया अदालत को कि अब मरी को ज़िला बनाने की एक तजवीज़ आई है, क्योंकि मरी का ज़िलाई प्लान जो है वो उस हिसाब से मुकम्मल तैयार किया जाएगा। लेकिन अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि रावलपिंडी का प्लान बनाया जाना चाहिए था और उसमें मरी के लिए बाकायदा तौर पर प्लानिंग की जानी चाहिए थी। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कानून है उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि NDMA जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और उस कानून पर अब अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकील ने अदालत से इस्तदा की कि सिर्फ जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन काफ़ी नहीं है या उनके ओहदों से हटा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिविल इंतज़ामिया तमाम तर जो जिम्मेदार थी उसको ओहदों से हटा दिया गया है। ये अदालत अब इस पर सजा तो नहीं दे सकती, लेकिन हम वाज़े तौर पर हदायत ऑब्जर्वेशन देंगे कि आइंदा कोई इस तरह का वाक़या ना हो सके। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने किसानों को खाद बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं किसानों ने DAP की जगह यूरिया खाद इस्तेमाल की, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब। बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब आपके वक्त का। ये फरमाएगा कि क्या DAP की जगह यूरिया खाद इस्तेमाल की जा सकती है? देखें, मैं आपको अर्ज करूँ, ये नॉन टेक्निकल लोग जो बातें करते हैं ना, उसने खातून MLA ने बात की, मैं भी उसने वो किसी शहर से तलक रखती हो जिसको ज़राअत का दूर दूर तक पता ना हो, और हमें सुन के बड़ा अफसोस हुआ। हम गंदम में मैक्सिमम 2 बैग यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, गंदम की लॉर्जिंग हो जाएगी, वो गिर जाती है।
यूरिया खाद करने का एक इस्तेमाल एक हद तक हो सकती है, उस हद तक ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकती। उससे ज्यादा अगर इस्तेमाल करें किसी भी फसल पे तो नुकसान होते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए है, ये फसल की ग्रोथ कराती है, हमें ज्यादा इसकी ग्रोथ भी नहीं चाहिए होती और एक हद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूरिया के प्रॉब्लम को इस तरह अगर हुकूमत छुपाने लगे कि काश्तकार ने खरीद लिया, ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, की बजाय 5 बोरियां इस्तेमाल कर लिए, ये कोई अहमक ही ऐसी बात कर सकता है, अकलमंद बंदा कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप यकीन करें कि मैं काश्तकारों के जज्बात का लफ्जों में हटा करके नहीं बता सकता काश्तकारों को कितनी तकलीफ हुई है। और दूसरा ये है कि मुझे फिक्र काश्तकार से ज्यादा इस वक्त जो फिक्र है वो आम आदमी की है, जहाँ जिसने गंदम आटा खरीद करना है। और क्योंकि हमने DAP फास्फोरस खाद का कम इस्तेमाल किया है, तकरीबन 20 से 25% ऑलमोस्ट कम इस्तेमाल हुई है, उससे हमारी पैदावार में कमी आ सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसी कमी है, अगर खुदा ना करे ऐसा कमी आई और हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊपर जा सकता है। इसलिए आगे हमें चाहिए कि हम सोचें कि हमने क्या करना है। और दूसरा ये है कि इस मिनी बजट में जो काश्तकारों पे कहर टूटा है वो ये है कि हमारे हर चीज पे GST लगा दी गई है। कपास के बीज पे GST, चावल जो हाइब्रिड है उस पे सीड पे GST, सब्जियों के बीज पे GST, ज़राई अनाज पे GST, मकई के बीज के ऊपर GST, आलू के बीज के ऊपर GST, तमाम चारा जात के ऊपर GST, इसी तरीके से खल के ऊपर जो जानवर खाते हैं उसके ऊपर GST लगी, बिनोला ऑयल पे GST लगी है, यानी कि हमारी हर चीज पे GST लगी। जो कॉटन का बिनोला है उसके ऊपर GST लगी है, कॉटन सीड के ऊपर GST लगी है। देखिए ना, ऐसे मुल्क क्या चलेगा। इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आ गई है। अब देखें ना, हमें फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, इस तरह बिजली के रेट हमारे बहुत बढ़ गए हैं। जो हमारा यूनिट था 5 रुपए 35 पैसे, आज मैं अपने पाकिस्तानी अवाम को ये सुनाना चाहता हूँ कि हमें जो यूनिट का रेट इस वक्त मिल रहा है, जो इस महीने हमें बिल आया है, वो किसी काश्तकार को 30 रुपए, किसी को 50 रुपए यूनिट पड़ रहा है, किसी को 100 रुपए यूनिट पड़ रहा है, किसी को 300 रुपए यूनिट पड़ रहा है। यानी ऐसा होशर बार इजाफा हुआ है कि काश्तकार तो नीचे से जमीन नहीं, पांव से जमीन निकल गई है। काश्तकार की परेशानी मैं बता नहीं सकता आपको जी। इसलिए ऐसी बातें मैं हुकूमत के लोगों से कहूंगा कि वो ऐसी बातें ना करें, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो ऐसी ना बताए, काश्तकार का दिल मत दुखाएं, क्योंकि काश्तकार तो एक बैग लेने के लिए लाइन में लगा हुआ, उसने 5 बोरियां कहाँ से लेकर रख ली हैं। वो तो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगते हैं, और क्या करे वो, उसके पास और क्या है, जब वो ब्रैक पे खरीद करे, इसके अलावा उसके पास तो कोई चारा नहीं है। देखिए था ये कि जून में 2 प्लांट बंद किए गए, जिसके बंद करने की वजह से 2.25 लाख टन वो कम पैदा हुई। उसके बाद स्मगलिंग भी हुई है, होल्डिंग भी हुई है। जो हुकूमत में अच्छे वज़रा हैं वो तो मानते हैं कि स्मगलिंग की वजह भी बनी है और होल्डिंग की वजह भी बनी है, और किसका कसूर है ये स्मगलिंग रोकना। लेकिन खालिद साहब, जो विफाकी वजीर हैं वो तो ये कहते हैं कि मुल्क में खाद वाफर मिकदार में मौजूद थी, और किसानों ने जिनके पास पैसे थे, चूँकि काश्तकारों ने अच्छा कमाया था, उनके पास पैसे भी थे, तो उन्होंने यूरिया खाद खरीद कर अपने पास स्टोर कर ली। और जो छोटे काश्तकार हैं ये सिर्फ वो हैं जिन्हें अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जी, मेरी आज ना मुलाकात हुई थी मोहतरम हमाद अजहर साहब से, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने एक तो उन्हें ये कहा था कि वो कौन से वजीर साहब हैं जिन्होंने कौन आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहे हैं कि काश्तकारों के पास 1200-1300 अरब रुपया फालतू चला गया है। मैं कहा ये देखिए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बड़ी है। जो हमारा बिजनेस था ना इसका फर्टिलाइजर का, वो 400-450 अरब था, वो चला गया 1000 अरब के ऊपर। इस वक्त वो 600-700 अरब कौन पे कर रहा है, वो काश्तकार पे कर रहा है। हमारा डीजल का बिल कितना ऊपर चला गया, बिजली का रेट कितना ऊपर चला गया, लेबर चार्जेस कितने ऊपर चले गए हैं। यानी हमारी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। हमारे घर में क्या आना था, देखिए पिछले मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 2-3 साल हम हर साल को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें नुकसान हो नफा हो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो अल्लाह पे तवक्कल करने वाले लोग हैं, हम तो मुहब्बे वतन है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में रहना है। हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान, मरना पाकिस्तान, तालीम इधर। और मैं गुजारिश करूंगा इस वक्त हुकूमत से भी, अपोजिशन से भी, खुदा के लिए कुछ देर के लिए पाकिस्तानी बन के सोच लें, कुछ देर के लिए पाकिस्तानी बन के सोचे। पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लिए बात तक नहीं होती, वहां पे एक दूसरे का इल्जाम लगाए जाए और कोई बात ही कोई नहीं होती। पार्लियामेंट का क्या काम है, कानून साजी करना, मुल्क के लिए सोचना, मुल्क के दिफा के लिए सोचना, फूड सिक्योरिटी के लिए सोचना। वहाँ पर ऐसी बातों के लिए क्या टाइम होता है। अगर साल के 365 दिन है और आपकी तकरीबन 60% आबादी देहातों में रहती है जो ज़राअत से वाबस्ता है, उन पर कितना टाइम देते हैं ये लोग। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए। अब पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है, पाकिस्तान में भी वही इशू है। आज हम क्या है, ज़रूरी मुल्क कहलाते हैं
आज हम गन्ना इम्पोर्ट कर रहे हैं, चावल इम्पोर्ट कर रहे हैं, दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्या चीज़ हम इम्पोर्ट काली साहब, ये हमाद अजहर का ही बयान था जिसमें उन्होंने किसानों को खाद बहरान का जिम्मेदार करार दिया। आपकी मुलाकात हुई हमाद अजहर साहब से, तो इस मामले पर क्या कोई डिस्कशन हुई? क्या इसका कोई हल निकालने की कोशिश की जानिब कोई कदम उठाया गया? मैंने उनसे गुजारिश की है। मैंने कहा जनाब, काश्तकार यूरिया खाद फालतू इस्तेमाल नहीं करता, ना वो कर सकता है। अगर वो करेगा तो अपना नुकसान करेगा। और दूसरी बात यह है कि खाद का सिवाय जमीन के अलावा कहीं वो इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, इसमें देखें ना, स्मगलिंग हमने काश्तकारों ने नहीं की, होल्डिंग काश्तकारों ने नहीं की। ना काश्तकार के पास इतना पैसा होता है कि होल्डिंग करे। काश्तकार के पास अगर कोई पैसे आते हैं तो वो बेचारा क्या करता है, कोई मोटर बाइक खरीद कर लेता है, कोई ट्रैक्टर खरीद कर लेता है, वो या फसल पे पैसे खर्च कर देता है या किसी बच्चे की शादी कर देता है। आप पूरे देहातों में आकर देख लें कौन से महल बनाए हुए हैं काश्तकारों ने क्या चीजें काश्तकारों के पास जो फालतू आ गई है। किस काश्तकार के पास मर्सिडीज है, किस काश्तकार के पास जहाज है? देखिए ना, काश्तकार तो बेचारा अपना गुजारा करता है। हाँ, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम रूखी सूखी खा के भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। काश्तकार जितनी कोई मेहनत करता है, काश्तकार के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया इस मुल्क ने काश्तकार को? उसके लिए कोई पेंशन है कि जब वो बीमार हो जाए, चाहे पेंशन पे जब वो काम न कर सके उसको कोई हुकूमत कुछ देती हो? काश्तकार को तो पाकिस्तानी और इंसान तक, जहाँ पे पिछले 4 दहाइयों में देख रहा हूँ, पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब हुकूमत ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए रखे गए 2 अरब रुपए के फंड्स इस्तेमाल करना भूल गई। रवा माली साल के 7 माह में 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रामे से। अली, बताएगा फंड्स क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा सके? जी बिल्कुल, ये ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत पर पंजाब हुकूमत ने रवा साल बजट में इसको एलोकेट किया और इसके लिए 2 अरब रुपए के फंड भी रखे गए। लेकिन अब चूंकि 7 माह हो चुके हैं और पंजाब हुकूमत ने 1 रुपया भी इस मनसूबे के लिए जारी नहीं किया और ना ही अदारे जो है वो खर्च कर पाए। अब इस प्रोग्राम के तहत PHA और जंगलात को ये बजट दिया जाना था ताकि वो शजरकारी के हवाले से जो ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत ये पौधे लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे। लेकिन इस प्रोग्राम पर अदारों की तवज्जो ही नहीं और ना ही पंजाब हुकूमत की तवज्जो, और इसीलिए पंजाब हुकूमत इस प्रोजेक्ट को शुरू करना ही भूल गई और ना ही इस पर कोई बजट जो है वो रिलीज किया गया। तो इस पर वाज़ेह तौर पर महकमा P&D बोर्ड का मौक़िफ़ भी लिया गया। क्या वजूहात है कि इसके लिए बजट रिलीज नहीं किया गया? तो उनकी तरफ से बताया गया कि इसका कोई प्लान जो है वो अभी बन रहा है और प्लान बनाने के बाद इसका PC1 अप्रूव होगा और उसके बाद बजट जो है वो रिलीज किया जाएगा। और अब पंजाब हुकूमत के पास सिर्फ 4-5 माह बाकी है बजट खत्म होने में, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट का प्लान तक जो है वो पंजाब हुकूमत नहीं बना सकी और पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो के बाद ये प्रोग्राम जो है वो अधूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी तक प्लान भी नहीं बन सका। बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कौमी असम्बली की बात करते हैं, जहां वज़ीर ख़ारजा और सीनियर अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं महंगाई है। एहसन इकबाल बोले, शाह महमूद खुद को मुतबादल क़यादत के तौर पर पेश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि शाह महमूद हमारी हुकूमत में भी ऐसी ही बातें करते थे। ऑडियो टेप मीडिया की जीनत बनी, उस पर एक तवील बहस हुई, फोरेंसिक एग्जामिनेशन की गई, तो जाहिर हुआ कि वो टेप जो है वो हकायक पर मबनी नहीं है। वो मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर वो एक मुरत्तब की गई है। मुझे मालूम है परेशानी लाख हो गई है। आपकी बात को तस्लीम करते हुए कहता हूं, पाकिस्तान के लोगों मत परेशान हो, हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर। वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा सबका दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हाल है। और आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है PTI के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। मैं खुद गवाह हूं और ऐनी शाहिद हूं कि जब ये हमारे साथ होते थे तो इससे ज्यादा ज़ौक़ और शौक के साथ नवाज शरीफ साहब के कसीदे पढ़ा करते थे। और फिर मैंने इनको इसी ज़ौक़ और शौक के साथ आसिफ जरदारी साहब के भी कसीदे पढ़ते सुना हुआ है। तो इसलिए आज अगर ये कसीदे पढ़ रहे हैं इमरान न्याजी साहब के, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब जिस तरह आज ये हम पे तनकीद कर रहे थे, कल को उन पे भी तनकीद करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब बात कर रहे थे तो ये जब हमारे साथ होते थे इसी तरह बात करते थे और हम
ये समझते थे कि ये सच बोल रहे हैं, लेकिन न उस टाइम सच बोल रहे हैं, न आज सच बोल रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमत 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान है। नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दूसरी तरफ कराची के सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 79 पैसे बिजली सस्ती होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा 2 फरवरी को समाअत करेगा। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स और दीगर अशिया पर 17% सेल्स टैक्स का मामला। FPR ने फाइनेंस तरमीमी एक्ट 2022 के हवाले से वजाहत कर दी। बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, केटरर्स, मीट शॉप्स, तैयार शुदा फूड्स, तैयार गोश्त और मसनूआत पर पहले से 7.5% सेल्स टैक्स था, अब 17% सेल्स टैक्स आयद होगा। मिनी बजट में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और कंपनियों पर नए टैक्स के नफाज का मामला। नए टैक्स को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मामले की हंगामी नौयत के बायस फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्तों की समाअत कुछ देर में होगी। आपको बताएं कि मिनी बजट में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और कंपनियों पर नए टैक्स के नफाज का ये मामला है। नए टैक्स को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जबकि मामले की हंगामी नौयत के बायस फौरी समाअत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। दरख्वास्तों की समाअत कुछ देर में होगी। मिनी बजट में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और कंपनियों पर नए टैक्स नफाज का ये मामला है। नए टैक्स को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मामले की हंगामी नौयत के बायस फौरी समाअत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है, जबकि दरख्वास्तों की समाअत कुछ देर में होगी। 90 से ज़ायद कंपनियों ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, जबकि इसी हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा समाअत कुछ देर बाद होगी? जी, मिनी बजट में जो टैक्सेस लगाए गए थे उसमें नए टैक्सेस का इजाफा हुआ था, तो 90 से जायद आईनी दरखास्तें दायर की गई मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से, और उनका ये कहना था कि मिनी बजट में जो प्रोसेसिंग जोन है और जो कंपनीज के ऊपर नया इतलाक हुआ है उसकी वजह से उनको बेशुमार मसाइल का सामना है और प्रोसेसिंग जोन में कंटेनर्स नहीं जा पा रहे, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट में फौरी तौर पर की हंगामी दरखास्त दायर की गई थी। अदालत ने ये हल निकाला है और कहा है जो कंटेनर्स इस वक्त प्रोसेसिंग जोन के बाहर मौजूद हैं उन्हें वहां से अंदर जाने दिया जाए, ताहम जो श्योरिटी होगी यानी कि ज़र जमानत होगा वो नाज़िर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तर्जुमान JUI ने दावा किया है कि अंसारुल इस्लाम के 2 रज़ाकार गुज़िश्ता रात से लापता हैं। रज़ाकार अस्पताल में लाहौर धमाके की ज़ख्मियों की आयादत के लिए गए थे। लाहौर पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द हक़ाइक़ भी सामने लाएंगे। तर्जुमान JUI की जानिब से दावा किया गया कि अंसारुल इस्लाम के 2 रज़ाकार जो कि गुज़िश्ता रोज़ म्यू अस्पताल में धमाके के ज़ख्मी की आयादत के लिए गए थे वो गुज़िश्ता रात से ही लापता हैं। इस सिलसिले में लाहौर पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा कुछ मालूम हो सका इन रज़ाकारों के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात जो अंसारुल इस्लाम के 2 रज़ाकार जो हैं वो लापता हुए थे। इस हवाले से जो तस्लीम की जानिब से ये बताया गया था कि उनको हफ्ते बेजा में रखा गया है, उनको हफ्ते बेजा में रखा गया है। लेकिन इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि इस मामले की तफसीलात को चेक किया जा रहा है और तहकीकात के बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। और इसमें आपको बताएं कि ये दोनों जो रज़ाकार हैं इनको म्यू हॉस्पिटल एमरजेंसी के बाहर उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब ये ब्लड डोनेशन के लिए आए थे। तो इस हवाले से अब तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं और पुलिस हुक्काम का इस हवाले से कहना है कि तहकीकात के बाद जो है वो असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे कि इनको किस बिना के ऊपर जो है वो हिरासत में लिया गया और रखा गया। ठीक, इरफान आप साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर धमाके के हवाले से एक और अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। पुलिस का बड़े पैमाने पर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन दाता दरबार, करबला गामिशा, लारी अड्डा के गिरदोनवा, अनारकली, अंदरून लाहौर के इलाकों में किया जा रहा है। इरफान, बताएगा क्या अपडेट्स हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिन जो एक अफसोसनाक वाक़या अनारकली के इलाके में पेश आया था, जिसमें एक जो धमाका हुआ और इस धमाके में 2 अफराद जो थे वो हलाक हो गए थे। और उसके बाद जो CCTV फुटेजेस हासिल की गई उसमें जो मुश्तबा अफराद थे वो उसी इलाके में उन्होंने बना ली रखी थी। तो इसके ऊपर अब तक की तहकीकात के मुताबिक 2 अफराद जो हिरासत में लिए जा चुके हैं, जबकि पुलिस हुक्काम की जानिब से इस इलाके के तमाम जो होटल, सराय और दीगर जो ऐसे मकामात हैं जो लोगों ने रेंट आउट किए थे
उनके अंदर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी जो है वो डीएजी ऑपरेशन और एसएसपी ऑपरेशन जो है वो खुद कर रहे हैं। और पुलिस अफसरान लारी अड्डा, दादा दरबार और लोअर माल के जो इलाके हैं वहाँ पे होटल और सरायों के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि ऐसे लोग जिन्होंने कल ये होटल अपने खाली किए या अपने कमरे जो उन्होंने छोड़ दिए, उनके बारे में भी तहकीकात की जा रही है और उनका डाटा भी मुरतब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसम अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में पीर तक बारिशों की पेशगोई की है। मजीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा रोजीना अली से। रोजीना बताएगा मजीद क्या कहना है महकमा मौसमियात का। महकमा मौसमियात का बताना है कि अभी मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में एक नया बारिशों का सिलसिला दाखिल हो चुका है, जिसके बायस पीर तक बारिशों की पेशगोई की गई है। वीकेंड पर ख़ास तौर पर बताया गया है कि पहाड़ी सिलसिलों पर अच्छी बर्फबारी की तवक्को है और मुल्क के बेशतर इलाकों में अच्छी बारिश की तवक्को भी की जा रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अटक, चकवाल, जहलम, सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, उकाड़ा और दीगर कई शहरों में बताया गया है कि अच्छी बारिश की तवक्को है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, हजारा, पेशावर, मर्दान और दीगर अजला में बताया गया है कि अच्छी बारिश की तवक्को है और पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी की तवक्को भी है। इसके अलावा मलका कौसार मरी में भी बताया गया है कि अच्छी बर्फबारी होगी और शदीद बर्फबारी की पेशगोई की जा रही है। सयाहों को खुसूसी तौर पर हिदायत की गई हैं कि वो सफ़र करने में इंतहाई एहतियात से काम लें। अगर शदीद बर्फबारी में गाड़ी बर्फ़ में फंस जाए तो उस दौरान गाड़ी में रात गुजारने से भी गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना आपका। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मौसम सरमा के खेलों को फ़रोग देने के लिए वादी हुंजा अल्तित का दौरा किया। हाई कमिश्नर ने लड़कियों की 2 टीमों के दरमियान खेले गए आइस हॉकी मैच में बतौर रेफरी खिदमात अंजाम दी। कुछ कैनेडियन खिलाड़ियों ने मकामी खिलाड़ियों के साथ आइस हॉकी भी खेली। आपको बताएं कि कैनेडियन हाई कमिश्नर ने मौसम सरमा के खेलों को फ़रोग देने के लिए वादी हुंजा अल्तित का दौरा किया। हाई कमिश्नर ने लड़कियों की 2 टीमों के दरमियान खेले गए आइस हॉकी मैच में बतौर रेफरी खिदमात अंजाम दी। कुछ कैनेडियन खिलाड़ियों ने मकामी खिलाड़ियों के साथ आइस हॉकी खेली। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को सिक्योरिटी सूरत हाल, नए जमशुदा अजला में तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ कहते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज पुरअज़्म है, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पाक फौज, FC, लिविज, खासदार, पुलिस, बहादुर कबालियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में एक रोज़ में कोरोना के नए केसों का नया रिकॉर्ड बन गया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 7,678 नए केसेस सामने आए, जो एक नया रिकॉर्ड है। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी पाकिस्तान में एक रोज़ में इतने ज़्यादा केसेस कभी सामने नहीं आए थे। इससे पहले एक रोज़ में सबसे ज़्यादा केसेस का रिकॉर्ड 6,825 केसेस का था, जो 14 जून 2020 में सामने आए थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।